हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। मैं हूं लेखा शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूं संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर 2। जैसे कि हम इस सीरीज़ में एमसीक्यूज़ कर रहे हैं ऑफ एमपीजीके। तो आज मैं आपको कराऊंगी एमपीजीके के एमसीक्यूज़ जो कि होंगे रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री से। अब मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको टॉपिक वाइज रिवाइज कराऊँ, जिससे आपको रिवीजन करने में भी मदद मिलेगी और आपका एक बेस भी बनता जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम एक एक टॉपिक करेंगे और उस एक टॉपिक में से मैं कोशिश करूँगी कि मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चंस में आपका मैक्सिमम कवर हो सके। जैसे आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी में हम करेंगे 10 क्वेश्चंस, लेकिन वो 10 क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरी कोशिश रहेगी। तो हम मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चंस में पूरा एंशिएंट ऑफ एमपी कवर कर लेंगे, यही मेरी कोशिश है। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था, आई होप आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ आप उसे भी देखिए। आप एक पेन और एक कॉपी के साथ बैठें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे जो भी मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं आप वो नोट करते जाएं कहीं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको रिवाइज़ करने में और भी आसानी होगी। हम एग्ज़ाम ओरिजिनल्स पे कोशिश यही करते हैं कि हम आपको कम से कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा सकें, और हमारा कंटेंट बहुत ही सॉर्टेड आउट होता है। मेरी सीरीज़ के अलावा और भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिन्हें आप जाके देख सकते हैं हमारे एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे। इन कोर्सेज में इंक्लूडेड है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, जो कि अभी एमपीपीएससी 2021 आ रहा है, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। उसके बाद है मेंस टेस्ट सीरीज़। उसके बाद है यूनिट 7 फुल कोर्स। इसमें यूनिट 7 से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे एक ही जगह सॉल्व हो जाएंगे, और प्लस आपको इसमें करंट अफेयर्स भी मिलेंगे जो कि यूनिट 7 से रिलेटेड है। देन है यूनिट 9। यूनिट 9 का भी आपको फुल कोर्स यहाँ पे दिया जाएगा। फिर है एमपीपीएससी पेपर 2, उसकी टेस्ट सीरीज़, एंड देन है एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज़। और इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक और नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है एमपी डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसमें आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक एक पेज में आपको हर डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी गई है। इससे मतलब ये है कि 1 डिस्ट्रिक्ट इज़ इक्वल टू 1 पेज। सो आपको 52 डिस्ट्रिक्ट 52 पेजेस में मिल जाएगी, और उसमें आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा उस एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आपको किसी भी और जगह से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आपने इसे यहाँ से पढ़ लिया तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मैं आशा करूँगी कि आप लोग एग्ज़ाम ओरिजिनल्स का ऐप विज़िट करेंगे और प्लीज़ इन कोर्सेज़ को एक बार देखें ज़रूर, जिससे कि आपको पता चले कि हम लोग ने आपके लिए कितना ज़्यादा कंटेंट सॉर्ट आउट कर दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस कंटेंट को एक बार विज़िट करें एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी। इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, और अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेलियोलिथिक साइट बुथरा इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? पूरा पाषाणकालीन स्थल बुथरा किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सागर, बी नरसिंहपुर, सी जबलपुर, डी देवास। सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, देवास। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है नरसिंहपुर। ओके, तो अब हम पहले ये समझेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है। मतलब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो हम पहले ये देखेंगे कि हम हिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ते हैं इस तरह से कि हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है प्री हिस्ट्री और एक होती है प्रोटो हिस्ट्री। ओके, तो प्री हिस्ट्री क्या होती है? प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसके बारे में हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है, वो कहलाती है प्री हिस्ट्री, है ना। और प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? जिसके बारे में हमें रिटन रिकॉर्ड मिले हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है उसको हम 3 एजेस में डिवाइड करते हैं। उसकी पहली एज है स्टोन एज,
सेकंड है ब्रॉन्ज एज, थर्ड है आयरन एज। ओके, कौन सी है? 3, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। अब ये जो स्टोन एज है इसे हम फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। इसमें से सबसे पहला पीरियड है पेलियोलिथिक पीरियड। ओके, पेलियोलिथिक पीरियड। देन सेकंड इसका पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड। देन थर्ड है नियोलिथिक पीरियड। ओके, तो हमने अभी देखा कि ये जो पेलियोलिथिक साइट है बुतरा, है ना, तो ये किस उसको बिलोंग करती है, किस पीरियड को बिलोंग करती है? पेलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है। अब क्या स्पेशल था पेलियोलिथिक पीरियड में? पेलियोलिथिक पीरियड में स्पेशल ये था कि वहाँ जो टूल्स मिले हैं हमें, एक तो ये ओल्ड स्टोन एज कहलाती है, और यहाँ जो हमें टूल्स मिले हैं वो मिले हैं हैंड एक्सेस मिले हैं हमको, और हमको चॉपर्स मिले हैं। यहाँ की जो सोसाइटी थी, पेलियोलिथिक पीरियड की जो सोसाइटी थी, उसमें हमें जो ह्यूमन बींग्स मिले हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग्स के जो स्कल्स मिले हैं या जो भी उनका सेटलमेंट डिस्कवर किया गया है, उसमें हमने ये पाया है कि वहाँ जो सेटलमेंट होता था वो हंटर और गैदरर्स का होता था। मतलब वहाँ जो लोग रहते थे वो नोमैडिक्स टाइप रहते थे, वो लोग हंट करते थे, गैदर करते थे और उसको उसी चीज़ों को खाते थे। मतलब फार्मिंग और एग्रीकल्चर ये नहीं होता था उस पीरियड में, ठीक है। देन मेसोलिथिक पीरियड कहलाता है मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज की स्पेशलिटी क्या थी, मतलब मेसोलिथिक पीरियड की स्पेशलिटी क्या थी कि यहाँ पे हमने एनिमल डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था ह्यूमन बींग्स ने, है ना, तो ये इसकी एक स्पेशलिटी थी। तो आप अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिए, वरना ये क्या है बाद में जाके बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि पेलियोलिथिक पीरियड में क्या स्पेशलिटी थी, मेसोलिथिक में क्या स्पेशलिटी थी। तो अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये रिवाइज करना कि क्या डिफरेंस था इन तीनों पीरियड्स में। तो मेसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स थे उनने एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू किया था, है ना। देन नियोलिथिक कहलाती है न्यू स्टोन एज, और यहाँ से जो ह्यूमन बींग्स थे उनने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। मतलब फार्मिंग वाली टेक्निक्स जो थी वो उनके पास आ गई थी, और यहाँ पे जो टूल्स यूज़ होते थे वो भी बहुत ही छोटे और शार्प टूल्स यूज़ किए जाते थे। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। ओके, तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। और ये है हमारे हिस्ट्री के बारे में। तो आप ये थोड़ा सा एक रिमेंबर रखिएगा कि हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। 2 भागों में विभाजित है हिस्ट्री, एक प्री है एक प्रोटो है। तो प्री कौन सी होती है? जिनमें हमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, और प्रोटो कौन सी होती है? जिनमें हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और जो बुतरा जो है वो एक पेलियोलिथिक साइट है, क्योंकि ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट ओनली कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बुतरा लोकेटेड है नरसिंहपुर में, नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि बुतरा जो थी वो कहाँ, मतलब कौन सी पीरियड को बिलोंग करती थी। वो पेलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती थी, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकता है। इट्स नॉट कि सिर्फ आपसे साइट पूछी जाए या सिर्फ जगह पूछी जाए, ये भी हो सकता है कि ऐसा भी आ जाए कि कौन से पीरियड को बिलोंग करती थी। तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, तो आप ये प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा। चलिए, तो फिर हम करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच मेसोलिथिक साइट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इज फाउंड। ठीक है, किस मेसोलिथिक स्थल से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कौन सा ऐसी मेसोलिथिक साइट थी? मेसोलिथिक साइट जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि उसकी स्पेशलिटी क्या थी कि वहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन बींग्स ने, है ना। तो मेसोलिथिक साइट इनमें से कौन सी है? गुप्तेश्वर, आदमगढ़, आवरा या चतुर्भुजनाथ। तो आपके ऑप्शंस हैं गुप्तेश्वर, आदमगढ़, आवरा या चतुर्भुजनाथ। अगर आपको आंसर पता है तो आप प्लीज़ इससे टिक कर दीजिए। एंड द आंसर इज आदमगढ़। ओके, द आंसर इज आदमगढ़। अब आदमगढ़ जो साइट थी वो कहाँ लोकेटेड थी? वो लोकेटेड है होशंगाबाद में, ठीक है, होशंगाबाद में लोकेटेड है। क्योंकि ये एक मेसोलिथिक साइट है, तो मेसोलिथिक के बारे में अभी हमने पढ़ा कि मेसोलिथिक साइट में हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिला था। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? यहाँ पे हमें प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स मिले हैं। ओके, तो यहाँ से आदमगढ़ से हमें प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स मिले हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमें मिली है, दैट इज़ द एविडेंस ऑफ, मतलब हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे डॉग जो था वो बरीड था विद ह्यूमन।
तो ये हमें साक्ष्य मिले हैं और इसी की वजह से हम इसे मेसोलिथिक साइट कहते हैं, जो कि यह हमें दिखाता है कि डोमेस्टिकेशन होने लग गया था, तभी हमें ह्यूमन बीइंग के साथ एक डॉग बरीड मिला है वहाँ पे। तो आदमगढ़ साइट किस पीरियड को बिलोंग करती है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट बिलोंग टू मेसोलिथिक पीरियड। और ये कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। ओके, तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। देन मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दैट पेलियोलिथिक पीरियड इज अ पीरियड ऑफ, पूरा पाषाण काल किसका काल है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, ए इज बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे वर्चस्व की आई थिंक कुछ गलती है शायद हिंदी वर्जन में इसके, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन होना शुरू हुआ था। बी इज हंटर एंड गैदरर्स, शिकारी और संघकर्ता। सी इज हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन, बागवानी और आदिम खेती। और डी इज बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर, इफ़ यू नो यू कैन टेक इन द ऑप्शन, मतलब आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज हंटर एंड गैदरर। पेलियोलिथिक पीरियड, जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि पेलियोलिथिक पीरियड बिलोंग करता है किसको? ओल्ड स्टोन एज को बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो हम ह्यूमन बींग्स थे वो हंटरर और गैदरर की तरह रहते थे। ओके, वहाँ पे ना डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था तब तक और ना ही फार्मिंग शुरू हुआ था। तो ये बिलोंग करता है ओल्ड स्टोन एज को। और एक और इसमें आप याद रखिएगा कि इसका जो टाइम पीरियड जो था वो था 2.5 लाख से 10,000 BC तक का। ओके, तो टाइम पीरियड कभी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका टाइम पीरियड था पेलियोलिथिक पीरियड का 2.5 लाख से 10,000 BC तक। इसकी एक इम्पॉर्टेंट साइट जो कि एमपी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेलियोलिथिक पीरियड की, दैट इज़ भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो है, जो कि रायसेन में लोकेटेड है, वो पेलियोलिथिक पीरियड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है एमपी में। ठीक है, और मोस्टली जो पेलियोलिथिक सेटलमेंट्स होते थे ये हमने मतलब इंडियन हिस्ट्री में भी हम लोग ने एज सच देखा था कि रिवर्स के आसपास हुआ करते थे। तो ये जो साइट है ये भी रिवर के आसपास ही प्रेजेंट्स होती हैं, मतलब पेलियोलिथिक पीरियड की जो साइट्स हैं वो नॉर्मली आपको रिवर्स के आसपास मिलेंगी। तो ये है नर्मदा वैली के सेटलमेंट्स कहलाते हैं ये सारे। ओके, नर्मदा वैली के सेटलमेंट्स कहलाते हैं। देन स्टोन तो मतलब टूल्स तो आपको पता ही है कि कोर, फ्लेक एंड फ्लिंट यूज़ होते थे इस टाइम पे, मतलब बहुत ही शार्प टूल्स यूज़ नहीं होते थे। जैसे हैंड एक्सेस होते हैं, चॉपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी पेलियोलिथिक पीरियड में। चलिए, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन स्कल टर्म्ड एज नर्मदा नुरमैंडिस इज डिस्कवर्ड फ्रॉम, मानव खोपड़ी जिसे नर्मदा नुरमैंडिस कहा जाता है कहाँ से खोजी गई है? ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि नर्मदा नुरमैंडिस जो एक ह्यूमन स्कल है वो कहाँ से डिस्कवर की गई है, कहाँ से पाई गई है? तो आपके ऑप्शन है बुद्रा, बी इज़ हथनोरा, सी इज़ ग्यारसपुर और डी इज़ खपरा खेड़ा। आपके ऑप्शन है बुद्रा, हथनोरा, ग्यारसपुर और खापर खेड़ा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है हथनोरा। ओके, द राइट आंसर इज हथनोरा। अब हथनोरा कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहली बात तो यही है, ये लोकेटेड है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और हथनोरा जो है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करती है? ये एक पेलियोलिथिक साइट है। ठीक है, पेलियोलिथिक साइट, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये एक पेलियोलिथिक साइट है। और ये जो नर्मदा नुरमैंडिस है, इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नर्मदा ह्यूमन। ठीक है, इट इज़ टर्म्ड एज नर्मदा ह्यूमन। और इसको डिस्कवर जो किया था, इस स्कल को जिसने डिस्कवर किया था वो उनका नाम क्या है? डॉक्टर अरुण सोनंकिया। डॉक्टर अरुण सोनंकिया। कब डिस्कवर किया था? 1982 में। कब डिस्कवर किया था? 1982 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आए कि ये किससे रिलेटेड है, कौन सी साइट से रिलेटेड है, ये भी आ सकता है कि किसने डिस्कवर किया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
तो किसने डिस्कवर किया था? अरुण सोनकिया ने। कब डिस्कवर किया था? 1982 में। हथनौरा कहाँ लोकेटेड है? सीहोर में लोकेटेड है। ये एक पेलियोलिथिक साइट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ओल्डेस्ट फॉसिल है, ठीक है, ओल्डेस्ट फॉसिल है ह्यूमन बीइंग की जो अभी तक इंडिया में पाई गई है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि ये सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन बीइंग की फॉसिल है जो अभी तक इंडिया में पाई गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं इसमें जोड़ूंगी, वो ये है कि सीहोर जो है उसका एंशिएंट नाम क्या था? सिद्धपुर। सीहोर का एंशिएंट नाम क्या था? सिद्धपुर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो और आप लोग को अब चीज़ें मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई हो जाए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना डालना पड़े, आपके कम एफर्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेड़ा घाट, तिलवारा घाट एंड लमेटा घाट बिलोंग टू विच पीरियड? बेड़ा घाट, तिलवारा घाट और लमेटा घाट किस काल के हैं, ठीक है, कौन से पीरियड को ये बिलोंग करते हैं? योर ऑप्शंस आर पेलियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और चालकोलिथिक पीरियड। आपके ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य काल और ताम्र पाषाण काल। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर लगा दीजिए। द राइट आंसर इज इट बिलोंग टू नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। राइट आंसर क्या है? ये तीनों साइट्स बिलोंग करती हैं नियोलिथिक पीरियड को। अब ये तीनों साइट्स नियोलिथिक को पीरियड को बिलोंग करती है तो हमने समझ लिया। अब ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये लोकेटेड है जबलपुर में। जबलपुर में नियर द नर्मदा वैली। जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी एंशिएंट साइट्स होती थी, स्पेशली पेलियोलिथिक साइट्स जो थी, वो मोस्टली आपको मिलेगी किसी रिवर के किनारे ही। तो ये नर्मदा वैली के किनारे थी, ठीक है। अब नियोलिथिक साइट का जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पार्ट था वो क्या था कि नियोलिथिक साइट में जो ह्यूमन बींग्स थे उनने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था, ठीक है, फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी उनने। और क्योंकि अब वो फार्मिंग करने लग गए थे तो इससे हुआ क्या कि अब उनको मतलब नोमैडिक्स की तरह इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो एक सेटल्ड लाइफ जी सकते थे, है ना, क्योंकि अब उनको पता था कि फार्मिंग कैसे करनी है, क्रॉप्स कैसे उगाने हैं। तो वो एक जगह पे रह के वही एग्रीकल्चर करके अब वो फूड इकट्ठा कर सकते थे। तो अब वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे। सेटल्ड लाइफ का मतलब ये है कि जो सोसाइटी है अब वो बनने लगी थी, है ना, अब वो फॉर्म होने लगी थी। जो सोसाइटी है अब वो फॉर्म होने लग गई है नियोलिथिक साइट में, नियोलिथिक पीरियड में। क्यों? क्योंकि फार्मिंग जो है वो आ गई है अब ह्यूमन बींग्स को। तो अब वो एक सेटल्ड, एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने लग गए थे। तो दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड द सेटल्ड लाइफ। ओके, ये आप याद रखिएगा नियोलिथिक के बारे में। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है मामा भांजा रॉक शेल्टर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मामा भांजा रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए छतरपुर, बी होशंगाबाद, सी सिंगरौली, डी रायसेन। द ऑप्शन आर छतरपुर, होशंगाबाद, सिंगरौली या रायसेन। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर है होशंगाबाद, ठीक है। मामा भांजा रॉक शेल्टर जो है वो होशंगाबाद में लोकेटेड है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये है परना पानी विलेज में ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। परना पानी विलेज ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे 29 रॉक केव पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे रॉक केव्स हैं, उसमें पेंटिंग्स हैं। और ये कितने केव्स हैं? दीज आर 29 केव्स इन टोटल, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी साइट है ये जिसमें 29 रॉक केव्स मिले हैं। और ये केव्स बिलोंग कौन से पीरियड को करते हैं? ये बिलोंग करते हैं चालकोलिथिक पीरियड को, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड को ये बिलोंग करते हैं। चालकोलिथिक पीरियड कहाँ आता है? अभी हमने पढ़ा था प्री हिस्ट्री, है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने 3 डिविजन्स देखे थे, दैट वाज स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो जो ये ब्रॉन्ज एज है इसे आप कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड कहलाता है ये।
तो ये वाले जो मामा भांजा रॉक शेल्टर है ये बिलोंग करता है चालकोलिथिक पीरियड को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें और जोड़ूंगी, दैट इज़ कि होशंगाबाद जो है अब उसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, नर्मदापुरम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया है और नाउ इट इज़ नर्मदापुरम। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कायथा साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय। कायथा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है HD संकल्या, VS वकंकर, HV त्रिवेदी और RB जोशी। आपके ऑप्शन है HD संकल्या, VS वकंकर, HV त्रिवेदी, RB जोशी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं आंसर। एंड द राइट आंसर इज VS वकंकर। ठीक है, कायथा साइट किसने डिस्कवर की थी? VS वकंकर ने। दिस इज़ मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मालवा कल्चर को बिलोंग करती है ना। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये जो साइट है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मालवा कल्चर को बिलोंग करती है। मालवा कल्चर कब आया था? चालकोलिथिक पीरियड में आया था मालवा कल्चर, और ये इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट हो जाती है। इसकी लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो कायथा जो साइट थी वो कहाँ लोकेटेड थी? इट इज़ लोकेटेड नियर उज्जैन। ठीक है, नियर उज्जैन है। और उज्जैन के पास कौन सी नदी बहती है जिसके किनारे कायथा साइट मिली है हमें? दैट इज़ काली सिंध, है ना। काली सिंध रिवर के किनारे हमें ये साइट डिस्कवर की गई है। और काली सिंध जो है वो ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि काली सिंध जो है वो ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे फैक्ट्स देख लिए। अब क्योंकि आप इसे समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये और ज़्यादा बेटर याद रहेंगे, बजाय इसके कि आप उसे उठाएं और मतलब रटने लगें। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा देर तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स एक ही बार में और बहुत जल्दी और बहुत इफ़ेक्टिव टाइम के लिए याद रहेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आपको वो चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो कायथा साइट किसको बिलोंग करती है? मालवा कल्चर को बिलोंग करती है। मालवा कल्चर किस पीरियड में आता है? चालकोलिथिक पीरियड में आता है। और क्योंकि ये साइट का नाम मेंशन्ड है तो ये किस रीजन में आती है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के में आती है, किस डिस्ट्रिक्ट के पास है? तो ये उज्जैन के पास है। और कौन सी रिवर बहती है? तो वो काली सिंध रिवर है। और काली सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कायथा साइट के बारे में ये है कि ये डिस्कवर की गई थी 1964 में बाय VS वकंकर। ठीक है, तो ये कौन से ईयर में डिस्कवर की गई थी ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 1964 में। और जो मालवा कल्चर है उसका पीरियड माना जाता है कि दैट इज़ फ्रॉम 1700 टू 1200 BC। ठीक है, इसका पीरियड माना जाता है फ्रॉम 1700 टू 1200 BC। ओके, चलिए तो हम अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट चोरल, जानापावा, पाताल पानी ये आर लोकेटेड इन। ठीक है, चोरल जनपद पाताल पानी कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं उज्जैन, इंदौर, विदिशा या धार। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं उज्जैन, इंदौर, विदिशा या धार। चोरल, जानापावा, पाताल पानी ये कहाँ लोकेटेड हैं, आपको ये बताना है। तो कहाँ लोकेटेड हैं? ये लोकेटेड हैं इंदौर में। ठीक है, चोरल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चोरल रिवर पे डैम बनाया गया है। जानापावा इज़ अ माउंटेन रेंज है ये एक। ठीक है, माउंटेन हिल है। और पाताल पानी जो है ये एक वाटरफॉल है। ठीक है, और ये तीनों ही साइट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकेटेड हैं एक ही तहसील में, दैट इज़ महू तहसील में। ठीक है, महू तहसील ऑफ इंदौर में लोकेटेड हैं ये। और महू जैसे कि हम सबको पता है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बर्थ प्लेस है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, इसलिए ये साइट्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करती हैं महू तहसील को, और महू जो है वो बर्थ प्लेस है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का।
तो इसलिए ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, वो ये है कि इंदौर जो है उसका जो एंशिएंट नाम था वो था इंद्रपुर। ठीक है, इंदौर जो है उसका जो एंशिएंट नाम था वो है इंद्रपुर। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन है, अमिल कोनी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अमिल कोनी किस डिस्ट्रिक्ट ज़िले में स्थित है? अमिल कोनी किस ज़िले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए हरदा, बी रीवा, सी मंदसौर, डी सीधी। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आपके ऑप्शन है हरदा, रीवा, मंदसौर या सीधी। द करेक्ट आंसर इज रीवा। ठीक है, अमिल कोनी कहाँ लोकेटेड है? रीवा में। अब अमिल कोनी क्या है? ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि लोकेटेड है थियोंथर ऑफ रीवा। ठीक है, इसलिए ये रीवा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है हम लोग इस नाम से, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप फेमिलियर नहीं होते चीज़ों से और वो अचानक से आपके सामने आ जाते हैं, इसलिए ये साइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो ये कहाँ लोकेटेड है? थियोंथर तहसील में, रीवा डिस्ट्रिक्ट के थियोंथर तहसील में लोकेटेड है और ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है। अब रीवा के बारे में हम एक मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रीवा है उसका जो नाम रखा गया था, मतलब रीवा जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा? ये है रेवा जो कि नर्मदा रिवर का नाम था, उसके नाम पे रीवा डिस्ट्रिक्ट का नाम रीवा पड़ा है। रेवा जो था वो एक माइथोलॉजिकल नेम है नर्मदा रिवर का, और इसी के नाम पे रीवा का नाम रीवा पड़ा है। ओके, देन एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि रीवा, जैसे कि हम जानते हैं कि बघेल डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करती थी, और रीवा को हम कहते हैं लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, तो इसलिए रीवा इम्पॉर्टेंट है। रीवा एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारे लिए। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज मेसोलिथिक साइट चतुर्भुजनाथ इज लोकेटेड। मेसोलिथिक स्थल चतुर्भुजनाथ स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए इंदौर, बी भानपुरा ऑफ मंदसौर, सी उज्जैन, डी ग्वालियर। इंदौर, भानपुर, उज्जैन या ग्वालियर। आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज भानपुर मंदसौर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? भानपुर मंदसौर। अब ये चतुर्भुजनाथ जो है वो है मेसोलिथिक साइट, है ना। मेसोलिथिक साइट में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट मेसोलिथिक साइट? दैट इज एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ शुरू हुआ था, इसलिए ये साइट इम्पॉर्टेंट है। अब इस साइट में और क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चतुर्भुजनाथ जो साइट है इसे आप चतुर्भुज नाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मंदसौर में लोकेटेड है और इसे आप चतुर्भुज नाला के नाम से भी जानते हैं। और इसे चतुर्भुज नाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रीम फ्लो करती है रिवर की जिसका नाम है चतुर्भुज, तो उस स्ट्रीम के ऊपर इसका नाम पड़ा है, दैट इज चतुर्भुज नाथ या चतुर्भुज नाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या लोकेटेड है? यहाँ पे लोकेटेड है रॉक शेल्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें पेंटिंग्स हैं और कहीं ना कहीं ये सिमिलर हैं, जैसे हम भीमबेटका में जो पेंटिंग्स देखते हैं या एलोरा में हम पेंटिंग्स देखते हैं, वो जो साइट्स हैं उनसे बहुत सिमिलैरिटी है इस साइट की, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि मंदसौर जो है, क्योंकि हम मंदसौर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम मंदसौर के बारे में एक दो फैक्ट्स और देख लेते हैं। जैसे मंदसौर का जो एंशिएंट नाम था वो था डशपुर, है ना। मंदसौर का एंशिएंट नाम जो था वो था डशपुर। देन यहाँ पे एक और एंशिएंट साइट लोकेटेड है जिसका नाम है आवरा, जो कि एक चालकोलिथिक साइट है। ठीक है, ये चालकोलिथिक साइट है जो कि मंदसौर में लोकेटेड है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है
क्यों? क्योंकि आपको ऑफ कोर्स साइट के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट कहाँ लोकेटेड है। तो आवरा कहाँ लोकेटेड है? आवरा इज़ लोकेटेड इन मंदसौर। और ये कौन से पीरियड को बिलोंग करती है? ये चालकोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है। तो यहीं हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो मेरा लेक्चर यहीं एंड करती हूँ मैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आपके कोई भी डाउट्स हों, आपको कोई भी डाउट पूछना हो, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स मैं सॉल्व कर सकूँ। आपको कोई भी और टॉपिक पढ़ना हो, या आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा हो, या अगर कोई इशू लग रहा हो, तो आप बेझिझक कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की। और सॉरी कह रही हूँ, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मेरा एम बस इतना ही है कि आपको कम कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। इसीलिए हम लोग एग्ज़ाम ओरिजिनल्स पे ये एक सीरीज़ लेके आए हैं, जो कि है संपूर्ण रिवीजन सीरीज़। ये हम इसलिए लेके आए हैं ताकि आपका बहुत ही कम समय में बहुत सारा रिवीजन हो जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ओके, चलिए तो फिर चलती हूँ मैं। थैंक यू।